हमारी इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री पर 2 क्लास हुई हैं और मुझे लगता है कि 2 क्लास में ये 2 क्लास का ही काम है बस ये, लेकिन फिर भी हम एक क्लास इस पे और कर रहे हैं आज। इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पर आज अपने डाउट्स पूछ लो। हाँ बच्चे बोलो बोलो। एक्सरसाइज मिसलेनियस से पहले कोई दिक्कत? मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले कोई प्रॉब्लम है भाई? पक्का? एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 में किसी में कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो फिर अगर नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब बुक से देखकर मत करना, लिखिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट, सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए प्रूव करिए, प्रूव दैट the 3 points, prove that the 3 points, कौन कौन से 3 पॉइंट है? -4, 6, 10, -4, 6, 10, 2, 4, 6 and 2, 4, 6 and एक और पॉइंट दिया है तीसरा 14, 0, -2 आर कोलिनियर। किया ये वाला? करो। लेकिन मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। अच्छा ठीक है तब ठीक ठीक ठीक। तो हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा, लेकिन बड़े ध्यान सुनिएगा, 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अगर उसने कहा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला या ना भी बोला कुछ, अगर ये नहीं बोला कि यूजिंग दिस तो फिर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कर दीजिएगा, आसान हो जाएगा। याद करो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे बताया था कि ये मान लो कोई 3 पॉइंट है ए बी और सी, तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा। अगर ए बी और सी 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हो तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो उससे प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें कोलिनियर प्रूफ करना है सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। कैसे करेंगे बताइए? बोलो भाई, सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कैसे प्रूफ करोगे? कोई बता पाएगा? हाँ, उससे क्या निकाल लेंगे? नहीं, सुनो, देखो ये इस तरह नहीं। सबसे पहली बात आपको बताना है, मान लीजिए कि ए बी को, है ना, ए बी और सी 3 पॉइंट है, ठीक है ना, तो वो पी वाला जो पी पॉइंट जो आप मान रहे हैं बी के ऊपर, वो क्या करेगा? ए बी के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पी मान लेंगे, कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से, जो कि मान लेंगे कि इसको क्या करेगा? k:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। क्लियर? वहां से या तो m:n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th में नहीं पढ़ा क्या इस तरह क्वेश्चन आपने? सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने, हाँ k:1 मान के क्या होगा या 1:k मान के क्या होगा? तो उससे आपका k की वैल्यू निकल आती थी ना। तो फिर k की वैल्यू निकालने पर देखो, ध्यान दो, देखो सुनो, अगर एक मिनट सुनो, एक तरीका तो ये है कि हम इसके 3 पॉइंट मान लेंगे। ये मान लो हमें दिया एक पॉइंट ए, एक ये पॉइंट मैंने ले लिया बी और ये एक सी। अगर ये कोलिनियर होंगे
तो जो बी वाला पॉइंट होगा वो इसको किसी ना किसी रेशियो में, ए और सी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर? तो हमने मान लिया कि बी वाला पॉइंट जो है वो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। -4, 6, 10, पहले तो ये लिखा मैंने, पॉइंट लिख दिए। ये हो गया 14, 0, -2, ध्यान सुनिएगा। और फिर ये क्या हो गया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा नहीं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, 2, 4, 6, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -14, 0, -2। अब बताइए, प्लस का 14, अच्छा ठीक है, ओके, 14, 0, सही देख लो एक बार, है ना, 14, 0, -2, ठीक है। अब बी पॉइंट अगर इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आप k की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, बताओ। हाँ, यानी कि ये पॉइंट अगर किसी एक पॉइंट की हेल्प से, किसी एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? ये हो गया मेरा x1, y1 और z1, नहीं समझे? और ये मान लिया मैंने x2, y2 और z2, और ये मान लिया मैंने क्या, x, y और z। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं x वाला कोऑर्डिनेट लेकर मैंने मान लिया कि b पॉइंट इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, k की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। कैसे? हम कहेंगे सर फॉर्मूला होता है x बराबर k इंटू, बोलिए, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं? x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। k कितना होगा, k मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, बस k ही रहने दिया। इंटू में x2 कितना, 14 प्लस 1, ये हो गया 1, इंटू में x1 कितना, -4 अपॉन में k प्लस 1। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 बराबर 14k माइनस 4, कितना हो जाएगा, 14 के उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6 बराबर 12k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/12, k इक्वल टू आ जाएगा 1/2। मुझे पूरी मेरी बात समझ आ रही होगी पक्का? ये k की वैल्यू 1/2 आने का मतलब क्या बता रहा है कि जो रेशियो है अभी वो कितना था, हमने जो रेशियो लिया था वो कितना लिया था, k:1, मतलब 1/2 रेशियो 1, इसका मतलब 1:2। इसका मतलब है कि अगर बी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा, मैंने ये कंसीडर मान लिया है अभी कि बी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, और अगर वो उसके ऊपर लाई कर रहा है तो उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट, मैंने पहले वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से ये पता कर लिया किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। अगर बाद के दोनों कोऑर्डिनेट इस k की वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएं, मतलब k के इस रेशियो से ही बाकी के दो कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएं, सेटिस्फाई कर जाएं, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब हमने जो माना वो सही माना है, हमने जो एज्यूम किया वो सही एज्यूम किया है कि हाँ ये पॉइंट इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा इंटरनली। बी वाला जो पॉइंट है वो सी वाले ए और सी को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। और अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा, अगर ये पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली सेक्शन पे कट नहीं कर रहा होगा, तो फिर इसका एक कोऑर्डिनेट तो हम लेके चले हैं, बाकी के दो प्रूफ नहीं हो पाएंगे। इसी सेम रेशियो से जब हम बाकी के दो निकालना चाहेंगे, अगर ये 4 और 6 आ जाएं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर ये 4 और 6 ना आए आपस में इक्वल, k:1 रेशियो, 1:2 रेशियो लेकर के, तो फिर हम कहेंगे कि इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी पॉइंट उसके लाइन में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बच्चे, ए बी सी, पहली बात तो एक बात बताओ, जब हमें वो उसने कहा ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, कोलिनियर हैं, तो हम तीनों को रेस्पेक्टिवली लेंगे। तो अगर मुझे सी के केस में लेना होता, फिर मैं इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 लेता, और इसको x y z लेता, तब मैं बोलता कि सी जो है वो इसको k:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन अभी हम इंटरनली से काम चलाते हैं। अब देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई, या रेशियो कितना आ गया, 1:2। एक और बात बता रहा हूँ, ये k:1 मुझे कभी अच्छा नहीं लगा आज तक, मुझे वही m:2 अच्छा लगता है। तो अगर आपको समस्या है तो आप क्या भी कर सकते हैं, यही मान सकते हैं कि मान लीजिए बी पॉइंट अगर ए और सी को मिलाने वाली लाइन, ए और सी को मिलाने वाली लाइन पर बी पॉइंट लाई कर रहा है, तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर वो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो लाइन के दो टुकड़े कर रहा है। अगर ए और सी को मिलाने वाली लाइन पर बी पॉइंट लाई कर रहा है तो वो ए सी के दो टुकड़े कर रहा है, ए बी और बी सी। क्लियर है? अगर वो इसके ऊपर कहीं लाई करेगा तो फिर उसके टुकड़े नहीं करेगा। समझ में आ रही बात ना? अब हमने कहा कि ये जो बी पॉइंट है ये किसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो k:1 ना लेकर आपका मन करे m:n लेने का वो ले लो। तो भाई फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x बराबर mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कितना लेंगे, 2, m कितना, m को m ही रहने दो, m x2 कितना 14
प्लस n को n ही रहने दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने बुक की वजह से कराया, या आपने 10th में पढ़ा होगा तो इस तरीके से पढ़ा होगा, पर मैं उस तरीकों को कभी अच्छा नहीं मानता। जब हम m/n शुरू से मानते आ रहे हैं, k/n क्यों कमाने, क्यों ना उसको m/n पे लेके चले जाए। तो m ये हो जाएगा n इंटू x1 कितना होगा -4 अपॉन में m प्लस n, ये हो जाएगा आपका 2m प्लस 2n बराबर 14m माइनस 4n। ये 2m उधर चला गया, ये 4n इधर आ गया, कितना हो जाएगा 6n इक्वल टू 12m। बताओ ये n नीचे चला गया, 12 नीचे आ गया, क्या हो गया इधर m/n इक्वल टू 6/12। बताइए m/n की वैल्यू कितनी आ गई, m/n कितना आ गया 1 जो तुम्हें सही लगता है उससे कर लेना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपको k/1 की आदत पड़ी हुई है तो k/1 से कर लेना, अगर m/n की आपको बेहतर लगता है मेरी तरह तो फिर m/n से करना। इसमें ये सब सोचना नहीं पड़ेगा कि k की वैल्यू पहले 1/2 आ गई तो फिर हम कह रहे हैं कि k/1 1/2 रेशियो 1 है, फिर 1:2 हो जाएगा। इसमें सीधे ही हमें किसका रेशियो मिल जाएगा, m और n का रेशियो मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। और ये भी लगेगा कि सर फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा था ना, तो हम काहे लिए k/1 पे चले जाते हैं बिना बात। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब m/n तो मिल गया, इसके बेस पर अब आप निकालिए इसका y। मैं y निकालूंगा, बार बार कह रहा हूं, क्या मानते हुए कि b पॉइंट इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर y की वैल्यू इस रेशियो के बेस पर 4 आ जाएगी तो हम, और फिर z की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो हम मान लेंगे कि ये पॉइंट वाकई में इसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर एक भी वैल्यू चेंज हो गई तो फिर लाई नहीं कर रहा है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो बस कितना हो गया y बराबर, अब लगाओ 1:y2। क्या होगा भाई, y बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो जगह y बराबर m कितना 1, y2 कितना 0 प्लस n कितना 2, n कितना है 2, y1 कितना 6 अपॉन में 1 प्लस 2। ये हो जाएगा y बराबर 12/3। बताइए कितना आया 4। आ गया क्या, आ गया। आ जाओ जी z पे ले लो, z की बात करते हैं। z बराबर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बताओ z बराबर कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी 1, z2 की वैल्यू कितनी -2 प्लस 2 इंटू z1 की वैल्यू 10 अपॉन में 1 प्लस 2। ये हो जाएगा z बराबर -2 और ये कितना 20, ये कितना हो गया 18। नहीं समझे, -2 प्लस 20 अपॉन 3, ये हो जाएगा z बराबर 18/3। कट के कितना आ गया 6 आ गया। कोई डाउट है, वापस सुन लो एक बार फिर से, बार बार कह रहा हूं। अगर आपको ये प्रूफ करना हो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो जो भी उनका क्या दिया हो, सीक्वेंस दिया हो, उसी सीक्वेंस में लेकर उनको ABC मान लो, PQR मान लो, MNP मान लो, जो भी मन करे मान लो। समझ गए ना। उन तीनों पॉइंट को मान लेने के बाद कि भाई ये तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं, हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है। अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो बीच वाला पॉइंट पक्का उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से उस रेशियो की वैल्यू पता कर लो। अगर वो रेशियो सही है, वो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो रेशियो सही आया होगा। क्लियर। और रेशियो अगर सही आया होगा तो बाकी के 2 पॉइंट को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वही रेशियो बाकी के 2 कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बाकी के 2 कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाया, एक की हेल्प से पहले m/n निकाला, बाकी 2 को प्रूफ किया। समझ में आ रही बात ना। अगर तीनों मिल गए, बार बार कह रहा हूं, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो मिल गए, एक भी अगर इनमें से मैच नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अभी कोई डाउट है, पक्का। चलो जी, एक रैंडम क्वेश्चन और उठाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, देखिएगा। चलो अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी सुनो, एक रैंडम क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं। अब मैं देखो, आप में से मुझसे किसी ने पूछा था मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन, और मैंने कहा था भाई मिसलेनियस से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग बोले नहीं है सर। मैं कितनी बार आपको ये बात बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं। क्या मैंने पहले नहीं बताया ये बात आपको। बच्चों एग्जांपल पहले किया करो, बाद में क्वेश्चन पे पहुंचा करो। अब आप पता लगा सीधे गए, उठाए एक्सरसाइज 12.2, अब आपसे मैंने आगे पूछ लिया कौन सा क्वेश्चन, एग्जांपल का क्वेश्चन, वो आपसे हो नहीं रहा। फायदा क्या हुआ इस बात का। इससे पहले जरूरी है कि एग्जांपल लगाओ, ठीक है। चलो अब मैं एक इसको हटा देता हूं, ठीक है। आपको यही सेम काम करना है
देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है। चेक वेदर, मैंने कहा चेक वेदर। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। प्रूफ करना हो तो पता है कि कोलिनियर होंगे तभी प्रूफ होगा। अगर प्रूफ दैट था तो पक्का वो कोलिनियर थे, ठीक है ना, वो कोलिनियर थे तो ही प्रूफ होगा, वो नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको शक होगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है, प्रूफ नहीं कराना चाहता आपसे, तो फिर क्या लिखेगा, चेक वेदर, है ना, चेक वेदर द 3 पॉइंट्स, द गिवन 3 पॉइंट्स, है ना, गिवन 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट, 1 2 मैंने दे दिया कुछ भी, 1 2 3 3 9 4 एंड 4 6 5 आर कोलिनियर, ठीक है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फिर यहां ये भी लिख दिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। नहीं समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके बताइए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। अब की बार प्रूफ नहीं करना है, अब की बार क्या करना है, चेक करना है। एक बार फिर बता रहा हूं कि पहले तो आप प्रोसेस सीख लिए ना, मैंने 3 बार रिपीट किया प्रोसेस, कि अगर सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना होगा तो क्या तरीका है, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके करना होगा तो क्या तरीका है, ठीक है ना। तो समझ में आ ही रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ आओ, ठीक है ना। अब चलो यहाँ ध्यान लगाते हैं, ठीक। तो भाई अभी चेक करना है तो क्या करेंगे, बोलो सर। हम मान लेंगे कि मान लो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। इधर ध्यान दे लो, हे गधे, इधर ध्यान दे लो, है ना। नहीं होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 बी पॉइंट कहाँ ले लिया बीच में, 3 9 4, और सी पॉइंट कहाँ ले लिया, 4 6 5। क्लियर। अब पहले मैंने आपको क्या कहा, मान लो कि ये इसको m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, तो एक कोऑर्डिनेट लेकर के m और n की वैल्यू निकालो। तो हम कहेंगे सर ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, और ये हो गया x y z। समझ गए। हाँ, क्योंकि हम बच्चे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से जब बीच वाला पॉइंट निकालते हैं ना, तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x y z मानते हैं। मैंने वो फॉर्मूले में भी लिखवाया, सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूले में ही क्या था कि x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जब कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कट करता है ना, बांटता है, काटता है, तो जो किनारे वाले दो पॉइंट होते हैं उनको हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 लेते हैं, और जो सेक्शन फॉर्मूले वाला जो पॉइंट होता है उसको x y z लेते हैं। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। अब बताओ क्या होगा, x बराबर क्या फॉर्मूला था, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कितना है, 3 है ना, 3 बराबर m कितना, m इंटू 1। क्लियर है, सॉरी mx2 m इंटू 4 प्लस n इंटू 1। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अपॉन में m प्लस n, इसको उधर ले जाओ, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 4m प्लस n। इसको n को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2n बराबर 4m माइनस 3m मतलब m। समझ में आ रहा है, बताओ इस n को नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा 2 बराबर m बाई n, मतलब जिसके अपॉन में कुछ इसके अपॉन में 1। तो मुझे यहाँ से आप बताएंगे m रेशियो n कितना आ गया, 2:1। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। अब इसी को मानते हुए, अब ये मानते हुए कि ये हो गया 2 और ये हो गया 1, अब जरा एक बार इसका y निकालो, y कितना आएगा, m2 y2 बताओ 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1, ये हो गया y बराबर 12 प्लस 2 अपॉन 3। क्या बच्चे, नहीं देखो ना, m y2 प्लस n y1 समझ गए, अपॉन में m प्लस n, ये हो गया y बराबर 14 अपॉन, ये कट के 9 नहीं आया ना, अगर ये 9 आ जाता तो फिर z भी चेक करता। ये भी बता, नहीं मत सोचना कि बस ये आ गया तो काम बन गया, नहीं, तो फिर z भी चेक करता। दोनों चेक करूंगा, दोनों लाई करेंगे, अगर दोनों सेम आ जाएंगे इस रेशियो को लेकर के, ये दोनों भी सेम आ जाते मेरे आंसर, तो कहते कोलिनियर हैं। अगर सेम नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। बोलो समझ में आएगी नहीं, एक भी सेम नहीं आया तो भी कोलिनियर नहीं है। तो अब मुझे z चेक करने की जरूरत नहीं है, जब मेरा y सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर मैं z क्यों लूंगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता और पहला वाला कोऑर्डिनेट इसको 2:1 के रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा होता तो दूसरा भी करना चाहिए, तीसरा भी करना चाहिए, तभी वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। बोलो समझ में आएगी नहीं। तो हम बोलेंगे y
गिवन है क्वेश्चन में y कितना गिवन है, y इक्वल टू 9 गिवन, और y इक्वल टू 14/3 मेरा आया है कैलकुलेटेड। ये क्या है हमारा कैलकुलेटेड, दोनों अलग आ गए, इसका मतलब मैथ्स कहता है ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। आप घर की सरकार नहीं है ना, मैथ्स में जो होता है बस वही होता है ना। मैथ्स में अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, ठीक। मैथ्स तो कहता है भाई यहाँ कहानी नहीं, प्रैक्टिकली बात तुम्हारी कुछ और होगी, मैथमेटिकली कुछ और है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तीनों एक कोलिनियर नहीं है। हम कह सकते हैं इसलिए ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। अभी तो हमें कोलिनियर चेक करना था तो हमने लिख दिया। अच्छा यही क्वेश्चन अगर होता, बार बार कह रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन होता प्रूव दैट, तो फिर ये पक्का होते, तब ये कोऑर्डिनेट ना होते, वो कुछ और देता था, समझ गए ना। अगर वो प्रूव करा रहा है तो आप ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि सर ने बोला था y अलग भी आ सकता है। y अलग तब आ सकता है जब वो ना भी हो, जब दोनों ही केस हों कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जब कोई आदमी तुमसे ये कहे कि प्रूव करो, तो इसका मतलब है वो पहले से ये बात तो कंफर्म है पहले से कि वो है, वे तीनों कोलिनियर तो हैं, बस आपको अब उसको क्या करना है, खाली इस बात को प्रूव करना है केवल, है ना। बात समझ में आ रही है। और जब कहे कि चेक वेदर, तो अभी दोनों केस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। तो उसके लिए फिर हमें चेक करना पड़ेगा। से हो गया। और बताओ जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछो अब, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 11 करेंगे पहले, ठीक है ना। भाई हम नहीं जाएंगे मिसलेनियस पे तब तक जब तक हम मुझे, पहली बात तो मैं जान रहा हूं कि तुम बिल्कुल भी यही सब गलतियां ना करो भाई, मान जाओ इन बातों को। खुद से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आप घर पे जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो मैंने बताया था कि ये काम करना, इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या आसान आसान क्वेश्चन बहुत, और ये चैप्टर से ज्यादा आसान शायद कोई चैप्टर हो, है ना। बहुत सारे टीचर तो बोलते हैं एक दिन में पढ़ा के कहते हैं हो गया खत्म, तो और क्या भाई, एक लेक्चर पढ़ाया छुट्टी कर देते हैं वो लोग केवल इसलिए। लेकिन फिर भी ये भी मैं जानता हूं कि वो भी बिल्कुल सही नहीं है कि एक लेक्चर में हो गया, नहीं हो सकता, ठीक है। आप खाली क्या कर रहे हो, बच्चों खाली कॉन्सेप्ट ही बता सकते हो एक लेक्चर में, उसे देखो तो कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो अभी मुझे पता है कि आप गलतियां करेंगे। चलो पहला देखो, इसने कहा शो दैट द 3 पॉइंट्स, एग्जांपल नंबर क्या है, ये 11 है। शो दैट द 3 पॉइंट्स ए, पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 1 2 3 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट दिया -1 -2 -1 -2 -1, सी के कोऑर्डिनेट दिया 2 3 2, सी के कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 2, डी के कोऑर्डिनेट दिया 4 7 6, डी के कोऑर्डिनेट 4 7 6। सुनिए आप ध्यान से, उसने कहा ये 4 पॉइंट आर, सुनो बच्चों, इसने कहा शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। पहली बात हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है लेकिन एक रेक्टेंगल नहीं है। ये बताना है कि पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाएं तो वो रेक्टेंगल होता है। सर वो स्क्वायर भी होता है, ऐसा तो स्क्वायर भी पूरा करता है ना काम, लेकिन हर एक स्क्वायर भी खुद रेक्टेंगल होता है, इसलिए रेक्टेंगल तो कंफर्म हो गया। हाँ अगर वो तुमसे कहता, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है तो मुझे बस क्या प्रूफ करना होगा, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा और डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। इससे रेक्टेंगल का कंफर्मेशन तो मिल जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होने के लिए पहली शर्त है, रेक्टेंगल होने के लिए पहली शर्त है पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम तो है, हमने पहले वो प्रूफ कर लिया, फिर उसके दोनों डायगोनल प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब है कि वो पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है। लेकिन स्क्वायर ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है, चारों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब आपने जो सर आपस में जो अपोजिट वाली साइड पैरेलल प्रूफ की थी या इक्वल प्रूफ की थी, वो सब आपस में इक्वल भी होनी चाहिए। तो सारी चीजें हो जाती हैं। अगर इसने अभी हमसे बोला है कि प्रूफ करो ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चारों साइड निकालेंगे। आमने सामने की साइड अगर इक्वल आ गई तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम है। फिर हम कहेंगे सर डायगोनल भी पता कर लेते हैं, डायगोनल अगर इक्वल नहीं आए तो फिर रेक्टेंगल नहीं है, और अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अच्छा नहीं है, प्रूफ हो रहा है। ए बी बताओ पहले जल्दी से, ए बी। भाई हम कहेंगे ना, आप अपनी मर्जी से छोटा सा एक डायग्राम बना लो ना। ए के कोऑर्डिनेट 1 2 3 है ना, बी के कोऑर्डिनेट
मान जाओ तुम, है ना, ये लड़के मान जाओ, नहीं मार खा जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। 2 3 2 क्यों त्योहार के टाइम पे अपना भूत उतरवाना चाहते हो, ठीक है ना। 4 7 6, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ABCD एक पैराग्राम है, ये प्रूफ करना है। चलो जी करते हैं, पहले AB निकालो जल्दी से। AB कितनी आएगी, ये आएगी -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर -1 -3 का होल स्क्वायर। बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, आ रहा कैसे किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बताओ बच्ची 4, -2 का स्क्वायर 16, -1 - 3 का स्क्वायर 16, 16 16 32 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। AB 6 आ गई। जल्दी से BC निकालेंगे तेजी साथ। BC कितनी, अंडर रूट 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बोलो 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका सर 9 + 25 + 9, 9 9 18 और 25 पक्का, अंडर रूट 43। चलो जी, अंडर रूट 43। घबरा मत जाना कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, जरूरी थोड़ी है परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या ऐसे CD निकाल लोगे, पक्का। अगर ABCD के इक्वल, ABCD के इक्वल, ABCD के इक्वल और ADBC के इक्वल आ जाए, ADBC के इक्वल, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये पैराग्राम प्रूफ हो जाएगा और ऐसा ही होगा, आ जाएगा, क्योंकि उसने प्रूफ करके लिखा है ना। जब प्रूफ लिखा है तो ना भी आ रहा हो तो चेक करना मैं गलत हूं, क्वेश्चन को मत चेक करने लेना, क्वेश्चन के बारे में मत कहना है कि सर हुआ ही नहीं था प्रूफ मेरे से, तो मैं तो लिख के आ गया कि नहीं गलती कर रखी है आपने, ये पैराग्राम नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब प्रूफ दैट कह रहा है इसका मतलब वो है, बस आपको खाली साबित करना है उस बात को, समझ गए, बहुत अच्छे। दूसरी बात, अब क्या भी करेंगे, फिर AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल होगा, अगर इक्वल नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं होगा। चलो जी, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है बट पैरेललोग्राम है, तो क्या रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल नहीं है बट पैरेललोग्राम है, तो क्या रोम्बस हो सकता है, यस सर। तो सर ये रोम्बस ही होगा, क्या होगा, रोम्बस होगा। कह दूंगा इस बात को, नहीं कह सकता, बोलो क्यों नहीं कह सकता, हमने कहा हो सकता है रोम्बस, रेक्टेंगल ना हो पर पैरेललोग्राम हो तो रोम्बस हो सकता है, पर उसके लिए भी जरूरी है कि सर चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, समझ गए ना। और फिलहाल तो इसकी चारों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, क्योंकि 2 इक्वल नहीं आई, मैंने जो 2 निकाली वही इक्वल नहीं है, तो मैं बाकी 4 के बारे में कैसे बोल दूं कि इक्वल होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मेरी समस्या ये है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 1 घंटे मजाक नहीं, आपको लगता है ऐसा, मैं आपको पर डे 1 घंटे में 2 घंटे के बराबर पढ़ाता हूं, क्योंकि सेकंड के लिए भी मैं चुप नहीं रहता। जब एक बार शुरू हो गया तो बस मैं बोले जा रहा हूं, बस पढ़ाए जा रहा हूं। इसी वजह से कई बार कुछ बच्चे प्रॉब्लम में आने लगते हैं कि यार सर तुम मौका ही नहीं दे रहे हैं सोचने का। उसी चक्कर में ये लोग अपना इन्होंने तो कुछ 2 3 4 लोग हैं, उन्होंने तो अपना ढूंढ रखा है एंटरटेनमेंट का तरीका कि वो तो उसी बीच में कर लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, आप मौका नहीं दे रहे तो हम अपने आप ले लेंगे मौका, ठीक है ना, कोई वाली बात ना। हमने कहा कि पटाखली पैसा नहीं मिला तो प्लम्बर को पैसा दिलवा देंगे, ठीक है ना, नहीं समझे, है ना। कुछ बच्चों का यही होता है कि जब वो कहते हैं ना सर बहुत हो गया सर छोड़ दीजिए, और मैं फिर कहता हूँ भाई नहीं बच्चे एक क्वेश्चन और, हाँ है ना। और एक और बात भी तो है कि जब मैं कहता हूँ भाई एक क्वेश्चन और, तो वो क्या करने लगते हैं, फिर वो एक क्वेश्चन और के लिए बैठते तो हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत तो है नहीं कि उठ के चले जाएंगे, तो बैठते तो हैं, लेकिन वो कभी कभी मुझे ऐसे शो करते हैं, एकदम ऐसे मुंह लटका बैठ जाएंगे, ठीक है सर करा लीजिए, मतलब करा लीजिए क्या मतलब, हमें सर अब हम नहीं ले रहे हैं, मर्जी आपकी, आप कराना कराइए, हम नहीं लेंगे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक अलग किस्म का रेजिस्टेंस होता है, बच्चे एक अलग किस्म का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, कि सर आप ये काम कर लीजिए, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, यहीं बैठा रहेगा। बताओ इसमें नुकसान किसका कर रहा है, या तो इतना होता, या तो तुम्हारे कहने से छुट्टी हो गई होती, अच्छा होता, बस जब नहीं हुई तो भाई फिर बेहतर है कि मुझे रेजिस्टेंस शो करके अपना नुकसान मत करो, अपना फायदा कराओ कि चलो यार जब करा ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। इसीलिए हमेशा
जब हंस के और रो के दोनों तरीके से काम करना ही पड़ेगा तो हमेशा हंस के करना चाहिए, बेहतर होता है, ठीक है ना। चलो अच्छा बताओ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर ये पैरेललोग्राम होता, रेक्टेंगल नहीं होता तो रोम्बस हो सकता था, लेकिन रोम्बस भी नहीं है। चलो जी, रोम्बस भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो सिर्फ ओनली पैरेललोग्राम है। क्या ऐसे भी कुछ फिगर्स हो सकते हैं जो केवल पैरेललोग्राम हो, ना रेक्टेंगल हो, ना स्क्वायर हो, ना रोम्बस हो? ऐसे भी हो सकते हैं क्या? यस सर, ऐसे भी होते हैं। समझ गए ना? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। सही है गलत? गलत। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, गलत। सर पैरेललोग्राम होने के लिए रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल होने के लिए पैरेललोग्राम होना, समझ गए ना? बहुत अच्छे। सर स्क्वायर होने के लिए पैरेललोग्राम होना जरूरी है? स्क्वायर होने के लिए पैरेललोग्राम होना जरूरी है? यस सर, लेकिन पैरेललोग्राम होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे, बढ़ जाएं आगे। ठीक है, बहुत अच्छे। आज के लिए इतना मुझे लगता है कि नहीं इतना ना, मतलब कहीं जा नहीं रहे हम लोग। कहने का मतलब ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखो भाई, इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आर इक्वल। ये तो करा रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 12 में कहा गया है कि एक पॉइंट दिया है आपको। सुनो ये बच्चे, ध्यान दो इधर। एग्जांपल नंबर 12 में कहा है कि एक पॉइंट है P, पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो हमने कहा सर इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, मान लेते हैं x y z। इसने कहा ये P पॉइंट दो पॉइंट से, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 4 -5, 3 4 -5, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सर -2 1 4। हाँ बिल्कुल हो रखा है ना। मैं भी बस खाली बता छोड़ दे रहा हूँ, मैं कराऊंगा नहीं इसको। ये PA और ये PB दोनों क्वेश्चन के मुताबिक क्या दी गई हैं? इक्वल। तो x y और z की वैल्यू निकल जाएगी ना? बहुत बुरी बात भाई, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? मैं बहुत जल्दी में रहते हुए भी ध्यान रखता हूँ। मुझे बताओ, मैंने कहा x y और z की वैल्यू निकल जाएगी ना? तो जवाब आना चाहिए था नहीं सर, किसी कीमत पे नहीं निकलेगी। कारण क्योंकि इन दोनों को इक्वेट करके सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल हम फाइंड नहीं कर सकते। तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, हम बस इतना कर सकते हैं कि उनके बीच का रिलेशन बता सकते हैं कि एक्स वाई और जेड में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ भाई, लोकस बिल्कुल 110%। मतलब कुल मिला जुला कर, ये सुनो बच्चे, सुनो सुनो, बिल्कुल यही बात है। जब भी आप कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट, उस जनरल पॉइंट का के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच जो रिलेशन बनता है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक, वेरिएबल पॉइंट के या जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बनता है, वो रिलेशन ही उस पॉइंट के लोकस को बताता है। अब सर लोकस क्या होता है? लोकस मतलब उस पॉइंट को, क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है, कैसा है? तो मैं बोलूंगा वेरी करा लो, लेकिन इस शर्त को पूरा करना। तुमने कहा भैया मैं खुश नहीं हूं, निखिल जिस पॉइंट को मान रहा है मैं निखिल वाले पॉइंट को नहीं मानना चाहता, तो प्रांजल नाराज हो रहा है। मैंने कहा भाई मत मानो, क्यों चिंता कर रहे थे? इतनी चिंता की जरूरत थोड़ी ना है। एक काम करो, इस पॉइंट को तुम नहीं मानना चाहते तो एक और मान लो। बोले सर मैं तो ये लूंगा। तो मैंने कहा देखो ले लेना, ये तुम्हारे, तुम ये लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त यह है कि यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा था किसके केस में? पैराबोला के केस में हमने कहा था भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पॉइंट, तुमने कहा ये बंदा ये वाला पॉइंट ले रहा, मैं ये वाला लेता हूँ, हाँ ठीक है, पैराबोला के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं तो काहे नहीं चिंता कर रहे हो? इसका मतलब पॉइंट ऐसे हिसाब से लेना, यहां से दूरी और यहां से दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना मजे का है ना मैथ्स में, शायद इसको कोई फील करने वाला हो, ठीक है ना। लेकिन अच्छा एक और बात है, किसी भी चीज़ को अब तक आपने जनरली मुझे कहते नहीं देखा होगा कि यार ये ऐसा है वैसा है, मज़ा नहीं आ रहा तो बेकार है। पहले दिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हुआ था, उसको मैंने इतना बड़ा चढ़ा के बताया आपको, भाई इससे मज़े का कोई चैप्टर ही नहीं दुनिया में, ठीक है ना। मैंने बोला इतना मज़े का है, इससे मज़े का कुछ है ही नहीं। तो ये सब पता क्या है, तो आपके दिमाग में, हाँ आपके दिमाग में हो सकता है ये चलता रहे कि सर कह रहे हैं यार सर को ना सब अच्छा लगता है। भाई मैं पहले आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि बहुत, मतलब कोई कितना भी ज़्यादा इसके लिए टची हो पढ़ाने के लिए,
एक ना एक दिन कोई ना कोई दिन तो उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा आता होगा, वो भी कहता होगा यार बहुत बेकार, पढ़ाना काम बहुत बेकार है। वो भी बोरियत महसूस करता होगा, चाहे कोई कितना ऊपर से बोले कि मैं सबसे ज़्यादा मैं इसको फील करता हूँ, मज़े करता हूँ। ज़िंदगी में कभी ना कभी उसके भी ऐसा दिन आता है। लेकिन बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर दिन अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आपको आज के इस काम को खुशी खुशी करना होगा, तब आप अगले दिन तैयार होंगे। तो हमें बार बार खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि यार ये तो बड़े मज़े का है, देखो क्या मज़ा आ रहा है इसमें, मतलब ये करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे ना बोर होने लगोगे थोड़ी देर बाद। तो ज़बरदस्ती यकीन दिलाओ, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी बार बार अपने आप को कह कह के यकीन दिलाओ कि देखो कितना मज़े का है, कितना अच्छा है, क्या आनंद आ रहा है इसको पढ़ने में, सीखने में, समझ गए ना। तो ऐसे ही क्या करो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मज़ा आ रहा है हमें। ये बच्चे इधर ध्यान दो, देखो ये पॉइंट है। अब मैंने मान लिया, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप बिना मतलब दिमाग लगा करके ऐसे ही सोच कर बताइए। वैसे तो अभी मैंने, क्योंकि अगर मैं इसकी इक्वेशन निकलवा दूं तो पता चल जाएगा, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो इक्वेशन बताएगी कि एक्स और वाई का रिलेशन बताएगा कि ये क्या बनेगा, नहीं समझे। एक्स वाई और जेड का जो रिलेशन आएगा वो बताएगा कि इस पी पॉइंट का लोकस क्या होगा। पहले लोकस समझो, लोकस क्या होता है बच्चे। इस पी पॉइंट को वेरी कराने पर, अलग अलग इसके सैकड़ों पॉइंट ढूंढने पर, मतलब ऐसे सैकड़ों पॉइंट ढूंढने पर जो इस शर्त को पूरा करते हो, उन सैकड़ों पॉइंट को मिलाने पर जो भी कर्व बन के आए वो उसका लोकस होता है। क्लियर। बताओ आपके दिमाग से क्या लगता है कि इस पॉइंट पी का लोकस क्या आएगा? लाइन आएगा, सर्कल आएगा, स्क्वायर पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, स्फीयर आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? लाइन आएगा। क्यों लाइन आएगा? क्योंकि सर अगर आपने ये पॉइंट यहां लिया और यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये तभी होगा जब आप इसकी लाइन में रखोगे, तभी ये पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। और सर जब आप इसको इसी लाइन में रखेंगे, यहां से ये दूरी और यहां से दूरी बराबर होगी। बोलो, और ये कोलिनियर भी हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को मिलाऊंगा, सर 3 लोगों ने ऊपर माने, चौथे ने एकदम झगड़ा कर दिया, नहीं मैं उधर नहीं मानूंगा सर, मेरा मन करा इधर, भाई इधर ले लो। लेकिन क्या करना है, इसको इक्वल ही रखना है। तो इन दोनों को इक्वल करते हुए अब जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स क्या बन के आएंगे? एक लाइन बन के आएंगे। समझ में आ रही बात ना? वैसे मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको ऐसे इतना दिमाग नहीं लगाना है, वो तो आप एक्स वाई जेड का रिलेशन ढूंढो, फिर देखो कि इक्वेशन कैसी बन रही है। जब आप अब बताओ मुझे, अच्छा अगर आपको लग रहा है कि लाइन आएगा तो इक्वेशन किस तरह की आएगी? लीनियर इक्वेशन, मतलब एक्स की पावर वाई की पावर जेड की पावर। सिंपल बात समझ में आ गई ना? अभी कोई डाउट नहीं? अगर एक्स वाई और जेड तीनों की पावर 1 हो, अब हम तीनों की बात कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कहते थे? अगर x और y दोनों की पावर 1 हो तो लाइन होती है। अभी हम क्या कह रहे हैं? अगर x, y और z तीनों की पावर 1 हो तो लाइन होती है। आई बात समझ में? तीनों की। अब ये कौन सी वाली लाइन है सर? वेरी गुड, हम ये पढ़ेंगे 12th में। बार बार आपसे बोला था कि ये यहां हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं केवल। यही सेम चैप्टर अगली क्लास में 12th में, जैसे हमने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन 2D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ के 11th में स्ट्रेट लाइन को पढ़ा, वैसे ही हम 3D का इंट्रोडक्शन 11th में पढ़ के अगली क्लास में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस मतलब 12th में। समझ में आ रही बात ना? वो वाली लाइंस जो कि इस प्लेन पर नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी हवाओं में, ऐसे जैसे कोई तार जा रहा हो, जैसे कोई तार जा रहा हो, जैसे कोई एरोप्लेन जा रहा हो उड़ के, तो जिस लाइन को एरोप्लेन फॉलो कर रहा है वो लाइन इन स्पेस कहलाएगी। लाइन इन स्पेस, बात समझ में आ रही ना? तो ये जब जिसमें ऐसी लाइन जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, वो लाइन प्लेन में नहीं बनती है, कहां पर बनती है? स्पेस में बनती है। क्लियर हो गया? एग्जांपल नंबर 13 भी देख लेते हैं जल्दी से, और बस फिर मामला खत्म हो जाएगा। फिर देखना, फिर वो क्वेश्चन तुम कर लोगे। आप मैं बताते हैं, चलो ध्यान दो। अच्छा 13 वाले में क्या कहा है? इसने कहा हे बच्चे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पूछा है। अरे तो आसान है, नहीं समझे? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल दिया है क्वेश्चन में। क्या मैंने आपको सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया है? हे बच्चे बता क्यों नहीं रहो? क्या मैंने किसी एक ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताया? नहीं, पर कोई बात नहीं, आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंतजार के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात भाई, इतना दिमाग तो हम लगा सकते हैं सर, जब सारे फॉर्मूले पहले वालों से बन गए हैं तो फिर ये भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये? x2, y2, z2। मान लीजिए एक ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं,
x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा? अगर हमसे ये पूछ रहा है ट्राइंगल का सेंट्रोइड, तो यहाँ कहीं लाई करेगा। जो सेंट्रोइड होगा इसका, उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए? x, y, z। आई बात समझ में? तो पहले वाले x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिंपल। वहाँ भी तो यही हुआ करता था, बस वहाँ होता था x1 प्लस x2 अपॉन 3, है ना? यही होता था। हाँ, वेरी गुड। वहाँ भी तो 3 कोऑर्डिनेट होते थे भाई, x1 प्लस x2 थोड़ी होता था। x1, x2, x3 वहाँ भी होते थे। बस क्या हुआ? एक टर्म बढ़ गया। कौन सा वाला? z वाला। तो y वाला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस एक बढ़ गया, z बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। क्लियर है? उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने? 3, 5 और -7। सॉरी, 3, -5, 7 दिए हैं, ठीक है ना? 3, -5, 7। और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1, 7, -6। -1, 7, -6। ये मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने। ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा पॉइंट। हमसे कहा और क्या दिए है? अच्छा, सी है तो इसको सेंटर को ओ मान लो। सेंटर को क्या मान लेते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? वो भी दिए हैं 1, 1, 1। हमसे पूछा है कि तुम्हें सी के कोऑर्डिनेट बताना है। क्या कर पाओगे? पक्का? x की जगह क्या रखोगे? बोलो। 1। x1 की जगह क्या रखोगे? 3। x2 की जगह क्या रखोगे? x3 की जगह पे सिर्फ x3। सॉल्व करोगे क्या निकल आएगा? x3। y की जगह पे क्या रखोगे? 1। ये वाला 1, ये वाला 1। y1 की जगह पर y2 की जगह पे y3 की जगह पर यहाँ पर y3 है ये, ठीक है ना? y3 है। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। z की जगह पर 1 हो जाएगा आगे, तो इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे सी वाले पॉइंट के, है ना? एकदम आसान। बहुत अच्छे। इसने कहा भाई मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत देर से पूछा बच्चा। इसने कहा सर एक पैरेललोग्राम के मुझे 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और मुझे चौथा वर्टेक्स पता करना है। कैसे पता करोगे? किसके होते हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल उसको बाइसेक्ट भी करते हैं। करते हैं? नहीं करते? पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते? हाँ, इक्वल नहीं होते। पक्का? ठीक है ना? हाँ, अगर इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। सही कह रहे हो। हाँ, जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? चलो जी, तो फिर कैसे करोगे? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान ले। क्या पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट? 3, -1, 2 ऐसे करके दिया। एक बार बच्चे टाइम बताओ जरा। ठीक है, सुनो भाई, एक्सरसाइज को अगली क्लास में करेंगे बस, ठीक है? अगली क्लास में करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज के लिए, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, क्योंकि ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए।